को हिंदी में लोकतंत्र कहा जाता है, इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं और ठेठ में लोगों का शासन कहा जाता है। यह लोगों का शासन को हम लोग लोकतंत्र के श्रेणी में रखते हैं और इसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, जो दो ग्रीक वर्ड को मिलने से बना है। एक है डेमोस और दूसरा है क्रेसिया। डेमोस का मतलब जनता, क्रेसिया का मतलब शासन। दो ग्रीक शब्दों को मिलने से बना है लोकतंत्र। और दो ग्रीक शब्द की अगर हम बात करें तो यूनान का जो शब्द है वो है ग्रीक शब्द। जैसे भारत का जो शब्द है वो है हिंदी, उसी तरीका से यूनान का जो शब्द है वो है ग्रीक। और दो ग्रीक शब्द को मिलने से बना है, पहला है डेमोस, दूसरा है क्रेसिया। डेमोस का मतलब जनता, क्रेसिया का मतलब शासन। यानी शासन किसके पास? तो जनता के पास। उसी को कौन तंत्र कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ये लोकतंत्र कहलाता है। मित्रों, लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि लोकतंत्र अन्य शासन प्रणाली से सबसे बेहतर शासन प्रणाली है। सबसे बेहतर शासन प्रणाली और सबसे बेहतर शासन प्रणाली होने के कारण इसे अपनाया गया है और इसे लोग अपनाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष मतलब होता है जिसमें जनता स्वयं आपस में भाग लेती है। देखिए, वैसा लोकतंत्र है प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता खुद से आपस में भाग लेती है, कानून बनाती है और उसी के अनुसार देश को चलाती है मित्रों, और उसी के अनुसार देश को चलाने का प्रयास करती है। तो उसी को हम कहते हैं फ्रेंड्स लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी स्वयं अगर चलाने का प्रयास करेगा तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। इसमें जनता स्वयं आपस में भाग लेती है, वो नियम कानून खुद बनाती है और खुद बना करके राष्ट्र को संचालित करती है। उसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में जानते हैं। जैसे में एक देश है मित्र जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मात्र एक देश है स्विट्जरलैंड जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि इसकी आबादी कम है, इसीलिए यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल भी है। दूसरा लोकतंत्र है मित्रों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसे लोकतंत्र है जिसमें जनता स्वयं आपस में भाग नहीं लेती है, जनता का जिताया प्रतिनिधि भाग लेता है। जनता द्वारा जो भी चुन करके आते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। जैसे एमएलए मित्रों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते हैं वो आपस में भाग लेते हैं, नीति नियम कानून बनाते हैं, उसी से राष्ट्र व राज्य का संचालन होता है। तो वैसे लोकतंत्र को कौन लोकतंत्र कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे में प्यारे मित्रों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि आते हैं। ये सब मित्रों आने का प्रयास करता है, प्रयास नहीं हल्की सफलता भी हासिल की है। आगे हम बात करते हैं मित्रों तो शासन के आधार पर लोकतंत्र। देखिए स्टेट एग्जामिनेशन में थोड़ा सा शिक्षा का एग्जामिनेशन है, थोड़ा सा तो प्रश्न में जो ट्विस्ट पॉइंट है उसको तो ऊपर नीचे करेगा ही। तो इसमें जो है शासन के आधार पर लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे आप कहते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली और एक है जिसको आप कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय में क्या होता है और संसदीय में क्या होता है? तो अध्यक्षीय और संसदीय बात को समझिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आ सकते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, इसमें क्या होता है कि राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति हो,
तो वो कैसा शासन प्रणाली कहलाएगा जी? तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहलाएगा। राष्ट्र जैसे अमेरिका है, अमेरिका देश का भी प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप साहब ही हैं, और सरकार का जो कैबिनेट का प्रमुख है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ही हैं। इसका मतलब है यदि दोनों का प्रमुख होता है सरकार तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली। वैसी शासन प्रणाली है जिसमें राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख अलग अलग होता है। राष्ट्र का और सरकार का जो प्रमुख होता है वो अलग अलग होता है। वैसी शासन प्रणाली को हम संसदीय शासन प्रणाली कहें। दोनों का अलग अलग है, राष्ट्र का भी हो और सरकार का भी हो, दोनों का जो प्रमुख होता है वो अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे देश भारत में अगर बात करें प्यारे मित्र, तो आप ध्यान से देखिए, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय वो तो राष्ट्र का प्रमुख होते हैं, लेकिन जो सरकार का प्रमुख होता है वो भारत में प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो मित्रों, इस तरीके से हम शासन प्रणाली को समझें। आगे अगर हम बात करें तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यवस्था आया है जिसका नाम है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण इतना महत्वपूर्ण है मित्रों कि विकेंद्रीकरण की सहायता से ही कह लीजिए तो आप जनता तक किसी भी अधिकार का पहुंच सुनिश्चित होता है, अन्यथा संभव नहीं होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे हम कहें तो सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो होता है, केंद्र सरकार जिसको कहते हैं, केंद्र के नीचे राज्य होता है, राज्य के नीचे जिला होता है, जिला के नीचे अनुमंडल होता है, अनुमंडल के नीचे प्रखंड होता है, प्रखंड के नीचे पंचायत होता है, पंचायत के नीचे गांव होता है, गांव के नीचे घर होता है, घर में परिवार का समूह होता है, परिवार व्यक्ति के समूह से मिलकर के बना है। बताइए यहाँ से कोई भी योजना चलेगा, यहाँ पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तर पर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा मित्रों? और इसी को हम कहते हैं सत्ता का बंटवारा है, शक्ति का बंटवारा है। इसी को हम विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है तो यहाँ चीफ मिनिस्टर है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यहाँ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, तो यहाँ बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो यहाँ मुखिया को मान लीजिए, और यहाँ वार्ड मेंबर को मान लीजिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो व्यवस्था है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, और इसी को हम विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं। इस प्रणाली को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी शक्ति का बंटवारा केंद्र स्तर से व्यक्ति स्तर तक के बीच में होता है, तो इसे हम विकेंद्रीकरण के श्रेणी में या लोकतंत्र के यानी आप कह सकते हैं लोकतंत्र को मजबूतीकरण के श्रेणी में इसको भव्य माना जाता है। जैसे अगर हम आपसे कहें फ्रेंड्स, तो विकेंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए एक तो कि शहर स्तर पर जिसको आप नगर कहते हैं, और एक गांव स्तर पर जिसको आप ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। यहाँ दो प्रकार के प्रोविजन किए गए हैं। जैसे गांव स्तर पर जो है पंचायत का व्यवस्था किया गया है मित्र, गांव स्तर पर पंचायत का व्यवस्था किया गया है, और ये पंचायत में 3 प्रकार के सुव्यवस्थित स्थापित की गई है। एक का नाम है ग्राम पंचायत, दूसरा का नाम है जिला माफ कीजिएगा पंचायत समिति, और तीसरा का नाम है जिला परिषद। ये तीनों को अलग अलग कहते हैं फ्रेंड्स, जिला परिषद तीनों है, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी कि गांव में जो है पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया गया है, जिसे 3 भाग में बांटा गया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये 3 भाग में विभाजित किया गया है मित्र। हम थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो शहर में भी नगरीय पंचायत को 3 भाग में बांटा गया है ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, ताकि सत्ता बंट करके चले। तो यहाँ पर जो व्यवस्था किया गया है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नगरीय शासन प्रणाली में 3 प्रकार का सिस्टम है। पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर परिषद, क्योंकि शहर को परिषद नगर भी कहते हैं, और तीसरा है नगर निगम। इस तरीके से है प्यारे फ्रेंड्स। अब आप बात करते हैं हम ग्राम पंचायत पर।
तो ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज व्यवस्था का एक स्वरूप है जो गांव में डेवलप हो चुका है। प्यारे मित्र, अब ध्यान देने वाला बात है कि ये पंचायती राज व्यवस्था है क्या। तो कहता है कि गांव को संचालित करने के लिए एक नवीन पद्धति है, इसी को हम पंचायती राज व्यवस्था के श्रेणी में रखते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसका जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो स्थापना दिवस कह लीजिए, तो गांधी जी हमेशा कहते थे कि गांव के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, इसलिए गांव का विकास करना बहुत जरूरी है। इसीलिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1959 में राजस्थान के नागौर जिला से, राजस्थान एक राज्य है और वहां का नागौर जिला से जो है आपको हम क्या कहें, तो इसका स्थापना आप कह लीजिए तो कि इसका उद्घाटन किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया था, आप कह सकते हैं 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को माननीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन इसका संवैधानिक दर्जा मित्रों 1992 में 73वीं संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायती राज व्यवस्था को। और जब 73वीं संविधान संशोधन के द्वारा इसको दर्जा मिल गया तो इसके लिए विशेष प्रावधान, विशेष पैकेज की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी और माननीय राज्यपाल के भी नेतृत्व में भी राज्य में किया जाने लगा मित्रों। और उसके बाद इसको 3 भाग में भी केंद्रीकरण किया गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। यह पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है जिसका गठन मित्रों 7000 आबादी वाले क्षेत्र में होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कितने आबादी वाले क्षेत्र में गठन होता है, तो 7000 आबादी वाले क्षेत्र में गठन होता है। अब आप जानते हैं कि एक पंचायत, एक आपसे हम कहें तो एक पंचायत में जो वार्ड की संख्या होती है वो 15 से 16 वार्ड होते हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है मित्र वो मुखिया होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुखिया होता है। इसीलिए कभी कभी प्रश्न भी पूछ लेगा आपसे कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है, तो मुखिया है। और सचिव की अगर हम बात करें मित्र तो सचिव में ग्राम सेवक या ग्राम पंचायत का कह सकते हैं, ग्राम सेवक गांव वगैरह में घूमते रहता है, ये सरकारी सेवक होता है जो सेक्रेटरी होता है ग्राम जो है पंचायत का। दूसरी बातें अगर करें फ्रेंड्स तो पंचायत समिति की बात करते हैं, तो पंचायत समिति देखिए तो ये ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। पंचायत समिति है वो ग्राम पंचायत और जिला परिषद दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच योजक कड़ी का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, कौन करता है जी? तो पंचायत समिति करता है, ये दोनों को जोड़ता है। यानी जिस तरीके से मान लीजिए कि फादर हैं तो ये मदर हैं, तो एस मतलब सन माने बेटा, बेटा बदमाशी किया, माँ के पास चला गया, बाबूजी उधर आए गर्म हो गए, तो इस तरीके से दोनों में मीडिएटर का काम करेगी। कि होता है बचपना में, आप भी कम बिगड़े हुए नहीं थे, अगर इस तरीके का सिचुएशन अगर आ जाए तो समझा जाए इस तरीके से। तो ये जो है पंचायत समिति जो है ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने का काम करता है। इसका जो गठन होता है वो 5000 आबादी वाले क्षेत्र में होता है, मात्र 5000 ग्राम पंचायत समिति का। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रमुख होता है और सचिव जो होता है इसका अध्यक्ष जो जनता के द्वारा चुन के आएगा वो अध्यक्ष ही कहलाएगा। तो अध्यक्ष होता है वो प्रमुख कहलाता है। लेकिन अगर इसका हम सचिव की बात करें तो सचिव बीडीओ होता है जिसको प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। सचिव बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं जो कि कार्य करते हैं। क्यों भाई ये होते हैं? तो क्योंकि पंचायत समिति जो है वो गांव स्तर पे काम नहीं करता है, वो प्रखंड स्तर पे काम करता है, खंड स्तर पे काम करता है। अगला फ्रेंड्स जिला परिषद है। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तर है और 3 में सबसे ऊंचा जो स्तर है जो जिला स्तर पर होता है वो कौन है? तो जिला परिषद है। तो जिला परिषद का जो गठन हुआ है वो 50,000 आबादी वाले क्षेत्र में हुआ है। जिला परिषद का गठन जो है 50,000 आबादी वाले क्षेत्र में होता है और ये जो है सबसे ऊपर का स्तर है जिसमें वार्ड की संख्या से कुछ लेना देना इसमें नहीं होती है। इसमें आपको बता दूं
कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं महोदय, ये जिला स्तर पर तो काम करता ही है, और इसका अध्यक्ष होते हैं जो चेयरमैन होता है, इसका अध्यक्ष चेयरमैन होता है, तथा जो सचिव होता है वो जिला पदाधिकारी, या आप इसको डीएम भी कह सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जिला स्तर पर काम कर रहा है, तो ये जो है कलेक्टर होता है इसका, आप कह सकते हैं अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला। तो फिर प्यारे मित्रों, इसके तत्पश्चात हम आगे की ओर अगर बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं नगरीय शासन व्यवस्था पर, जो नगर स्तर पर विकास के कार्य को तथा छोटी मोटी समस्याओं को देखने के लिए इस नगरीय स्तर पर एक पंचायत का व्यवस्था किया गया है, जिसे नगरीय शासन व्यवस्था कहते हैं। नगरीय शासन व्यवस्था जो नगर स्तर पर सुशासन स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया गया है मित्रों। और इसका भी जो है 74वीं संविधान संशोधन 1992 में ही संवैधानिक मान्यता इसको भी मिला है। संविधान में इसको भी पहले से मान्यता नहीं था, लेकिन 74वीं जब संविधान संशोधन 1992 में माननीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री जी की सरकार में जो है इस सब इन लोगों को जो है संवैधानिक दर्जा और कह लीजिए तो कि प्रदान किया गया। और नगर पंचायत है, इसका नगर पंचायत जो है नगरीय शासन व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है, सबसे निचला स्तर है, जो कस्बा के बाद थोड़ा सा शहर टाइप पर डेवलप होता है। तो नगर पंचायत का सबसे निचला स्तर है, जिसमें नगर पंचायत का जो गठन होता है वो 12,000 से 40,000 आबादी के बीच वाले क्षेत्र में होता है। यानी कहने का मतलब है इसका जो गठन होता है वो 12,000 से 40,000 आबादी वाले क्षेत्र में होता है। और इसमें वार्ड की संख्या 16 वार्ड से 35 वार्ड तक होते हैं। इसमें 16 वार्ड से 35 वार्ड होते हैं। और ये वार्ड के जो अध्यक्ष होता है मित्रों, वार्ड के जो अध्यक्ष होते हैं, इन लोग जो वार्ड चुन के आता है वही अध्यक्ष नगर पंचायत का अध्यक्ष कहलाता है। और इसका जो पदाधिकारी होता है जिसे आप सचिव कहते हैं प्यारे फ्रेंड्स, वो सचिव जो होता है वो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी जो कि बीपीएससी से चुन करके आते हैं, वो सेक्रेटरिएट टाइप का होता है, वो बैठते हैं और वही जो है नगर पंचायत के कार्यभार को देखते हैं सेक्रेटरी के रूप में। अब देखिए ऊपर से और नीचे से दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो प्रश्न भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से योजक कड़ी का काम नगर पंचायत और नगर निगम के बीच कौन करता है? तो नगर परिषद करता है। जैसे जहानाबाद नगर परिषद में आते हैं तो कहा जाता है कि इसका जो गठन है वो 2 लाख से 3 लाख आबादी वाले क्षेत्र में होता है। 2 लाख से 3 लाख आबादी वाले क्षेत्र में इसका गठन होता है। प्यारे मित्रों, कभी कभी प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि 2 लाख से 3 लाख आबादी वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका गठन होता है? तो नगर परिषद का। तो 2 लाख से 3 लाख आबादी होता है। ये जो है नगर पंचायत नगर निगम दोनों को बीच योजक कड़ी का कार्य करता है। और इसके अध्यक्ष, तो हमने अध्यक्ष जो होता है इसमें वार्ड पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से सचिव की ही बात किया जाता है। तो इसमें जो सचिव होता है जो बीपीएससी से ही चुन करके आते हैं वो होते हैं नगर परिषद पदाधिकारी कहलाते हैं। इसको नगर परिषद पदाधिकारी कहते हैं। अगला है मित्रों नगर निगम। यहां से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। नगर निगम जो है नगरीय शासन व्यवस्था का सबसे ऊंचा स्तर है या सबसे बड़ा स्तर है। इसका जो गठन है 3 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक आबादी वाले क्षेत्र में किसका गठन होता है? तो नगर निगम का गठन होता है। यहां से लेकर के यहां तक के बीच में अगर गठन हुआ तो समझ लीजिए इतनी आबादी के बीच, तो इसको हम नगर निगम के रूप में जानते हैं। इसमें वार्ड की संख्या मित्रों 35 वार्ड से लेकर करके 75 वार्ड तक होता है। कभी कभी मैक्सिमम वार्ड की संख्या पूछ लेगा कितना होता है, तो 75 वार्ड होता है। किसमें? नगर निगम में 75 वार्ड तक, इससे ज्यादा नहीं होते हैं फ्रेंड्स। तो 75 वार्ड तक होते हैं। और यही वार्ड का जो अध्यक्ष होता है मित्र, वही किसका अध्यक्ष होता है? तो नगर निगम का होता है, जिसको आप मेयर भी कहते हैं और हिंदी में इसे महापौर भी कहा जाता है। इसको महापौर भी कहा जाता है फ्रेंड्स। आगे अगर हम बात करें तो इसका जो अध्यक्ष सचिव, अध्यक्ष तो हम लोग देख लिए मित्र। जो सचिव होता है एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, एक आईएएस कलेक्टर रैंक का अधिकारी होता है।
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पदाधिकारी होता है, जो नगर निगम आयुक्त कहलाता है, नगर निगम कमिश्नर कहलाता है। तो प्यारे मित्रों, इस तरीके से नगर निगम की बातें की है। हाँ, सर्वप्रथम जो है नगर निगम का जो गठन हुआ था वो 1668 ईस्वी में, आपकी जगह 1668 ईस्वी नहीं, हाँ 1688 ईस्वी में मद्रास का नाम सुने होंगे। मद्रास, जिसको आज वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है, वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है। सर्वप्रथम नगर निगम का घोषणा चेन्नई को ही किया गया था। इससे पहले भारतवर्ष में कोई भी क्षेत्र ऐसा शहरीकरण का नहीं था जो कि नगर निगम के रूप में हो, और इसीलिए सर्वप्रथम इसको आप कह लीजिए तो कि नामांकित भी किया गया। जबकि बिहार की राजधानी पटना को 1952 ईस्वी में नगर निगम घोषित किया गया। किसको किया गया जी? तो पटना को घोषित किया गया। कभी कभी प्रश्न स्टेट में ऐसा भी पूछ लिया करते हैं मित्र कि बिहार से भी संबंधित, तो नगर निगम का जो स्थापना पटना को 1952 ईस्वी में किया गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि यह टॉपिक भी लगभग आपको मैं बता चुका हूं और क्लियर भी कर चुका हूं। तो इसके साथ ही मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थोड़ा कमेंट कर प्रोत्साहित भी करें। और इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूं। नमस्कार।